वेलकम इन ड्रीम हाई अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर लेते हैं और आज का लेक्चर जो है वो लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट से होगा, गवर्नर जनरल। इससे पहले आपने देखा होगा लास्ट का जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1835 तक, 1827 से वहाँ तक हमने कंप्लीट किया। और पहला जो हमारा लेक्चर था अबाउट लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेके 42 तक, ऑलरेडी वो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आप जाके देख सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब लॉर्ड हार्डिंग के दौर का यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल किया, यानी उनके दौर में क्या क्या चीज़ें जो है वो यहाँ पे हुई, डेवलपमेंट्स जिसे हम कह सकते हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, याद रख लीजिएगा, फर्स्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग सेकंड भी आपको दिखेगा। लॉर्ड हार्डिंग जो है वो सेकंड जो है वो 1900 के बाद आता है। तो लेकिन लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट जो है 1844 से लेके 1848 तक था। फर्स्ट सिख वार जो है वो इनके दौर में होती है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। और जब फर्स्ट सिख वार होती है, जो एक ट्रीटी साइन होती है, याद रख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है बिटवीन लॉर्ड हार्डिंग और जो है वो दुलीप सिंह। याद रख लीजिएगा, दुलीप सिंह और लॉर्ड हार्डिंग के बीच में ट्रीटी साइन होती है, जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ लाहौर, 9 मार्च को। याद रख लीजिएगा इस ट्रीटी को। इस वार की ये एक ऐसी वार थी, फर्स्ट जो सिख वार थी, उसके बीच में एक ट्रीटी साइन होती है। याद रखने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे रिपीट कर लेता हूँ। 9 मार्च 1846 में, 1846 में 9 मार्च को ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई थी बिटवीन लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट और दुलीप सिंह के दरमियान। उसके बाद फिर कुछ ही डेज के बाद, यानी 7 दिन के बाद, एक और ट्रीटी साइन की जाती है, जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 में। ये साइन की जाती है महाराजा गुलाब सिंह और लॉर्ड हार्डिंग के बीच में। ये 16 मार्च को की जाती है साइन, और इसकी वजह से जो है वो कम्प्लीटली एक हिस्ट्री बन जाती है और यहाँ से जम्मू कश्मीर का एक अलग अलग एक चैप्टर उभर के आता है। क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा ही ये जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंडिया में, जब रेलवेज आती है तो रेलवेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी आती है। इंडिया में पहली रेलवे लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आती है 1853 में, फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। लेकिन यहाँ पे जो है वो किसने ड्राफ्ट किया था रेलवे प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ने। चलिए उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो है वो चैप्टर आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है, लॉर्ड जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉर्ड डलहौजी का चैप्टर। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने जो है वो स्किप किया हुआ था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन सोचा कि यहाँ पे ये एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई भी ऐसा जो है वो छूट नहीं चाहिए, ऐसा कोई भी पॉइंट जो है वो रहना नहीं चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को कल को अगर एग्ज़ाम में इसी से कोई क्वेश्चन पूछा गया तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि ये हमने नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पे जो है ये लॉर्ड एलन बारो है। 1842 के बाद लॉर्ड एलन बारो आते हैं, यानी लॉर्ड हार्डिंग से पहले एलन बारो आते हैं 1842 से लेके 1844 तक। और इन्होंने क्या कौन सा काम किया था, जो ही हमने लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में आपने पढ़ा है। मैं फिर से कहूँगा कि अफ़गान वार जो है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड के दौर में स्टार्ट होती है, पहली अफ़गान वार जो स्टार्ट होती है 1838 में। लेकिन 1842 में लॉर्ड ऑकलैंड जो है वो चले जाते हैं, और उसके बाद फिर जब लॉर्ड एलन बारो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एंड किया अफ़गान वार को और इन्होंने एनेक्स किया द सिंध को। इन्होंने सिंध को एनेक्स किया, लेकिन खुद इन्होंने एनेक्स नहीं किया, बल्कि इन्होंने चार्ल्स नाइपर को भेजा था। यहाँ पे लिखा नहीं है, आप याद रख लीजिएगा, चार्ल्स नाइपर को उन्होंने भेजा था एनेक्स करने के लिए सिंध को। इनिशियली चार्ल्स नाइपर वाज, इस कहा जाता है कि इनिशियली चार्ल्स नाइपर वाज वेरी रिलक्टेंट कि वो एनेक्स करे सिंध को। लेकिन उन्होंने लास्ट में एक कोट लिखा था, आई हैव, इसको याद रख लीजिएगा, SIGNED, गैप थी। इन्होंने लिखा था कि आई हैव सिनड द सिन, यानी साइन जो होता है SIGN, उन्होंने गैप रखी थी। तो ख़ास तौर पे आपको याद रखना है कि चार्ल्स नाइपर ने एनेक्स किया था सिंध को। उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड एलन बारो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब जो है वो लॉर्ड हेलोजी का दौर आता है, 1848 से लेके 1856 तक इंडिया में चला आता है। और ये ऐसा दौर था, यहाँ पे आप बेशुमार जो है वो डेवलपमेंट्स देखोगे, और यही एक कारण था डलहौजी के जो कुछ पॉलिसीज़ थी, उन्हीं की वजह से इंडिया में जो है वो एक तरह से
एक वार स्टार्ट होती है जिसे 1857 में कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चलिए, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, इन्होंने एनेक्स किया फर्स्ट जो है वो पंजाब को उन्होंने एनेक्स किया। लेकिन किस वार में? सेकंड सिख वार। तो पहली सिख वार कब हुई थी? पहली सिख वार हुई थी 1845 से लेके 46 तक, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, और ये 9 मार्च को हुई थी। एक ट्रीटी साइन, ट्रीटी ऑफ लाहौर, उसकी वजह से जो है वो ये वार खत्म हुई थी। लेकिन याद रख लीजिएगा, एक पॉइंट यहाँ पे ये है, आपने ये जो दूसरा पॉइंट आपने अभी नीचे देखा कि सेकंड सिख वार में लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्स किया पंजाब को। तो क्या बात थी, क्या खास बात थी कि यहाँ पे सिख वार जो पहला हुआ था उसमें एनेक्स नहीं किया था? देखिएगा, ब्रिटिशर्स एक स्ट्रैटेजी के तहत इंडिया में आए थे और इंडिया में वो स्ट्रैटेजी से ही काम कर रहे थे। थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं इस चीज़ को, आपको जो है वो क्लियर होगा क्यों क्यों नहीं इन्होंने जो है वो सिख वार को, पहले सिख वार में ही पंजाब को एनेक्स किया था। हालांकि उसमें जो है वो पंजाब जो है वो इन्होंने फतह कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। देखिएगा, उस वक्त जो है वो टू वर्ल्ड ब्लॉक्स थे, पावर्स, याद होगा आपको, ये हमने पढ़ा भी है और आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके रिलेटेड। उस वक्त एक ब्रिटेन था, यानी ब्रिटिश थे, और जो है वो रशिया था। रशिया और ब्रिटिशर्स के बीच में एक हमेशा ही एक लड़ाई चली रहती थी एनेक्सेशंस की, कॉलोनीज की। सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स पता था कि यहाँ पे ये अफगानिस्तान है और यहाँ पे ये मान लीजिएगा कश्मीर है और ये रशिया है। तो ब्रिटिशर्स ये समझते थे कि जो रशिया है ये क्लोज आ रहा है, क्योंकि उस वक्त एक ट्राई पार्टी जो है वो 1820 में एक ट्रीटी बनी हुई थी, 1828 में। वो ट्रीटी क्या थी कि ईरान ने रशिया को एक तरह से पावरफुल, यानी उसके जो है वो कुछ अपने टेरिटरीज उनके हवाले कर दिया, रशिया के हवाले। तो ब्रिटिश ने कहा कि ईरान से ही थ्रू अफगानिस्तान और थ्रू कश्मीर ये जो है वो ये दिल्ली पे कब्जा करेंगे। किन की बात कर रहा हूँ मैं? रशियंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये कब्जा करेंगे। तो उन्होंने क्या किए, एक स्ट्रेटजी के तहत पहले अब पंजाब उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया, वहाँ से उनको शिकस्त हासिल हो गई। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने पंजाब पे फिर हमला किया। पंजाब में उन्होंने क्या किया, पंजाब को उन्होंने जीता। लेकिन पंजाब में एक ट्रीटी साइन की गई जिसे कहा जाता है महाराजा गुलाब सिंह और लॉर्ड हार्डिंग के बीच में। उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये आपका एरिया है, महाराजा गुलाब सिंह को आप यहाँ पे जाके हुकूमत कीजिएगा। क्यों? ताकि उन्हें पता था अगर रशियंस अगर आएंगे तो पहले उनको सामना करना होगा महाराजा गुलाब सिंह का, तब तक वो तैयार हो जाएंगे दिल्ली में बैठ के फर्दर उनके इस अटैक को बर्दाश्त करने के लिए, यानी उनके साथ लड़ाई के लिए। तो एक स्ट्रेटेजी के तहत उसी तरह से अब आगे बढ़ लेते हैं। इसीलिए उन्होंने जो है वो सेकंड पंजाब वार में यानी सिख वार में पंजाब को अनेक्स किया और इन 1849 में इसको एनेक्स किया गया। उसके बाद फिर इन्होंने, लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्स किया बर्मा को इन 1852 में। फर्दर आगे बढ़ लेते हैं। ही एनेक्स्ड, लॉर्ड डलहौजी आल्सो एनेक्स्ड दार्जिलिंग एंड चिटागोंग। लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बहरार और अवध को ऑन द प्रिटेक्स ऑफ मिस गवर्नेंस, यानी आपको हुकूमत करने नहीं आती, आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने नहीं आती है, तो आपको एनेक्स की जाएगी, आपकी स्टेट जो है वो ब्रिटिश के अंदर चली जाएगी। तो वो दो स्टेट्स थी, बेरार और अवध। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस लॉ ऑफ ईस्टीट, जिसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। जी हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स को कहा जाता है लॉ ऑफ ईस्टीट भी, बाय विच ही एनेक्स्ड 7 स्टेट्स। 7 स्टेट्स को लॉर्ड डलहौजी ने इस बेसिस पे एनेक्स किया। क्या चीज़ है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स? ये पॉलिसी क्या थी? ये पॉलिसी ऐसी थी, अगर किसी रूलर के पास उनका कोई अपना बेटा नहीं होता या उनके पास कोई नेचुरल हायर नहीं होता जो उनकी प्रॉपर्टी को यानी उनकी सल्तनत को आगे ले जाता, अगर वो नहीं होता तो उसकी जो स्टेट थी वो डायरेक्टली किसके हाथ में चली जाती थी? ब्रिटिशर्स के हाथ में। यानी एक तरह से वो किसी को अडॉप्ट करने नहीं देते सन को, या किसी को जो है वो प्रॉपर्टी, दूसरी की प्रॉपर्टी को वो एक तरह से वो अडॉप्ट करने नहीं देते थे। इसीलिए उन्होंने जो है वो 7 स्टेट्स को उन्होंने एनेक्स किया। तो पहली स्टेट थी, यहाँ पे मैंने लिखा है सतारा वाज द फर्स्ट स्टेट। हमेशा ही ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो 7 स्टेट्स लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्स किया, तो पहली स्टेट कौन थी? सतारा वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी एनेक्स्ड, और इसको एनेक्सेशन कब की थी? 1848 में। और लास्ट स्टेट जो है वो थी नागपुर 1854 में। बाकी जो स्टेट्स थी वो थी जयपुर, उसके बाद उदयपुर, संबलपुर, भगत एंड झांसी। तो ये 7 मिल के आ गई 1 2 3 4 5 6 एंड 7। याद रख लीजिएगा, सतारा वाज द फर्स्ट एंड नागपुर वाज द लास्ट। लॉर्ड डलहौजी ने एबॉलिश किया टाइटल्स को, पेंशनर्स को। और जो टाइटल और पेंशन की अगर मैं बात करूंगा तो नाना साहिब
जो है वो उसको डिप्राइव किया गया था पेंशन से। यानी अगर आपने सुबकदोश हुए, आप रिटायर हो गए, तो आपको जो है वो पेंशन नहीं मिलेंगे। उसके बाद फिर कुछ वर्क्स उन्होंने किए, काम किए ऐसे। एस्टैब्लिश्ड पोस्टल सिस्टम यानी टेलीग्राफी सिस्टम इन्होंने एस्टैब्लिश किया। उसके बाद फिर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया। उसके बाद फिर वेरी इंपॉर्टेंट ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चन, शिमला वाज मेड समर कैपिटल। और इन्होंने क्या किया, उन्होंने शिमला को समर कैपिटल मुकर्रर किया, यानी उन्होंने समर कैपिटल जो है वो शिमला को बनाया। आगे बढ़ लेते हैं। स्टार्टेड इंजीनियरिंग कॉलेज एट रूरकी, रूरकी में इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो स्टार्ट किया गया। उसके बाद फिर फर्स्ट रेलवे, याद रख लीजिएगा, हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। फर्स्ट रेलवे ओपनड इन 1853। ये रेलवे कहाँ से कहाँ तक चली थी? फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पास के कुछ पेपर्स आप उठा के देख लीजिएगा और आपको खुद पता चलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और कितनी बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। In 1854, Wood's Dispatch was passed, which provided articulated system of education from primary school to universities. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वुड्स डिस्पैच में क्या खास बात थी? डेफिनेटली ये एजुकेशन सिस्टम को आर्टिकुलेट करने के लिए था। ये आर्टिकुलेट का मतलब है कि आपको जो है एक तरह से एक मोशन लाया गया था, यानी आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया था कि हमने जो है वो प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटीज़ तक जो है वो एजुकेशन को बढ़ावा देना है। उसी इसीलिए वुड्स डिस्पैच को पास किया गया था। और वुड्स डिस्पैच जो है वो 1854 में पास किया जाता है। पहली बार इंडिया में जो है वो एजुकेशन के रिलेटेड किसने एफर्ट्स लगाए थे? ये आपको याद होगा, कल हमने पढ़ा था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जब उन्होंने मैकुलेज मिनट्स को यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस किया था 1833 में। उसके बाद फिर लॉर्ड डलहौजी के दौर में कुछ सोशल वर्क्स भी होते हैं ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने क्या किया, रीमैरिज ऑफ विडोज वाज लीगलाइज्ड बाय विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856। यानी जो रीमैरिज जो है वो यहाँ पे नहीं होती थी इंडिया में, तो उन्होंने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ मिलके एक जो है वो रीमैरिज ऑफ विडोज को जो है वो लीगल करार दिया गया। और उसके बाद फिर एक रीमैरिज एक्ट पास किया गया 1856 में इसके मुतालिक। एक और इम्पॉर्टेंट अपराइजिंग होती है यहाँ पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी 1855 से लेके 1866, 1855 से लेके 1856 जिसे कहा जाता है सब संथल अपराइजिंग। संथल अपराइजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके बारे में भी पूछे गए हैं कि इनका जो है वो मेन लीडर कौन था, तो इसे कहा जाता है शॉर्ट में सिद्धू एंड कानू। आप सिद्ध में आप डायरेक्टली याद रख सकते हो सिद्धू एंड कानू, यानी इनको कहते थे सिद्धू मुर्मू एंड कानू मुर्मू। ये किस लिए था? ये जो है वो संथल अपराइजिंग सिद्धू और कानू ने अगेंस्ट किया था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट। और दूसरी साइड में करप्ट जो है वो ज़मींदारी सिस्टम, जो एक ज़मींदारी सिस्टम यहाँ पे चला आ रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने एक जो है वो बगावत की थी, संथल अपराइजिंग की थी। उसके बाद फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट जो पहली बार स्टार्ट हुआ था 1793 से लेके, उसके बाद फिर 1813 में, फिर 1833 में, और लास्टली जो है वो 1853 का है ये इसके बाद कोई भी चार्टर एक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद फिर जो है वो ब्रिटिश के अंदर चला जाएगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो है वो, अब तक कंपनी रूल कर रही थी यहाँ पे इंडिया में, उसके बाद फिर 1858 पे कंपनी के रूल के बजाय अब यहाँ पे जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल करेगी इंडिया में। इन्होंने क्या किया, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में सेपरेट किया फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। जो एक काउंसिल बनाया गया था, उसके अलग अलग एक ब्रांचेस लगाए गए, उनके जो है वो सेपरेट किए गए उनके फंक्शंस को, ये 1853 में। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चन इन 1854 सिविल सर्विसेज, जिसको कॉम्बिनेटेड सिविल सर्विसेज भी कहा जाता था, उस वहाँ पे क्या किया गया इस दौर में 1854 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी, जो सिविल सर्विसेज है वाज थ्रोन ओपन टू द इंडियंस, यानी इंडियंस भी इसमें जो है वो शामिल हो सकते थे। चलिए, ये आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। उसके बाद हम कल से जो है वो स्टार्ट करेंगे एक नया दौर, जो है वो आपके मन में यही क्वेश्चन होगा कि हमने जो है वो स्टार्ट क्यों किया ब्रिटिश इंडिया से, जो कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ गए 1600 एडी से हमने जो अपने लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। देखिएगा, एक सिस्टमेटिकली हमको चलना है। जितने भी एग्जाम्स आगे आने वाले हैं, खासतौर पर जो कि JKSSB की तरफ से, उनमें जो है वो ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स वो स्टार्ट होती है। तो स्टूडेंट्स को पहले पता होना चाहिए था कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे कब आए थे, उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट्स की,
उसके बाद फिर जो है वो आगे जब वो पढ़ेंगे बाकी चीज़ें लगभग 1857 के बाद उन्हें आसानी होगा समझने में। जी हाँ, जो कि जेके पीएसआई का जो सिलेबस है उसके लिए क आपको यही आपके मन में यही होगा कि इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी जो आपने स्टार्ट की थी लेक्चर, जी हाँ, उनके लेक्चर सीरीज़ भी आपको आएगी। लेकिन इंडियन हिस्ट्री जो है वो आईवी से स्टार्ट होती है, याद रख लीजिएगा। इंडियन वैली सिविलाइज़ेशन से स्टार्ट होगी, जो कि 2500 बीसी से लेके 1700 बीसी तक है। उसके बाद फिर हम जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, उसके बाद फिर गुप्ता एम्पायर, उसके बाद फिर मौर्यन एम्पायर और फिर गुप्ता, फिर कनिष्काज़ और फिर जो साउथ के कुछ डायनास्टीज़ है उसके बारे में हमने पढ़नी है। उसके बाद फिर सीधे हम आएँगे फिर मिडेवल हिस्ट्री में। तो ज़्यादा लेक्चर्स वहाँ पे नहीं लगेंगे, आपको सिर्फ़ 10-15 लेक्चर्स में वो सारा जो है वो कवर हो जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।